नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। 6 बजे के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे G20 को लेकर के। जो शिखर सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में, वहां पर भारत को कमान सौंपी गई है। वहां एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। असल में आम तौर पर जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनकी बहुत कम रुचि होती है और दर्शकों की भी कम रुचि होती है, लेकिन हम लोग एक तरीके का जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं और वैचारिक प्रचार प्रसार का काम भी बहुजन संवाद चैनल करता है। और इसीलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक वैश्विक दृष्टि अगर नागरिकों की ना बने तो वो सब चीजों को समझना उनको बहुत कठिन हो जाता है। और इसीलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर महत्वपूर्ण और बहुत विशिष्ट पैनल के साथ में हम इस चर्चा को शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर शमीम अहमद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रहे, 16 साल तक वहां पर कॉलेज के अंदर आप प्रिंसिपल रहे, प्रोफेसर आप रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमीम साहब, हमारे साथ में प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी जी हैं, वो संपादक भी रहे हैं, पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और समाजवादी विचारकों के अंदर जो अव्वल विचारक हैं उनके अंदर उनकी गिनती देश के अंदर होती है। तमाम चैनलों के ऊपर आप उन्हें देख सकते हैं। अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में विष्णु शुक्ला जी हैं, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन जो उसके संयोजक हैं। पूरे उत्तर प्रदेश देश में वो आंदोलन चलता है और आप कानपुर से संचालित करते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर ब्रिज किशोर पांडे जी। ब्रिज किशोर पांडे जी वास्तव में एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन एफसो के। वो एक बहुत पुराना संगठन है, जाना माना संगठन है, देश में उसका नाम है, काम है लंबे अरसे से। तो इसलिए पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा अरुण त्रिपाठी जी को लेकर के, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में खास क्या है? और खास क्या है का मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या खास है इस देश के लिए और दुनिया के लिए? क्योंकि ये बात सही है कि भारत ने कमान जो है संभाली है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि G20 कौन से लोग गवर्न करते हैं, किनका उस पर वर्चस्व है, वो एकदम साफ है। भारत को जरूर कमान सौंपी है, लेकिन पॉलिसी मैटर के अंदर जो अमीर मुल्क हैं, जो उसका फंडिंग करते हैं, जिनका आज दुनिया के अंदर वर्चस्व है, अमेरिका और यूरोप, वही लोग हैं जो इसके मतलब नीति निर्देशक मूल तौर पर माने जाते हैं। लेकिन भारत के पास कमान है, ये भी एक बहुत हम लोगों के लिए एक ऐसा विषय है कि एक समय में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता था और अभी उसके पास में G20 का नेतृत्व आया है। तो अरुण त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये एक जो भी इस पे दो तरीके से विचार किया जा सकता है, दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तो भारत में G20 का सम्मेलन होगा और 2023 में, मतलब 1 दिसंबर से भारत के हाथ में कमान आ रही है और भारत जो जिस दृष्टि से दुनिया को देखता है, उस दृष्टि को भी स्पष्ट करने रखने का मौका मिलेगा। भारत के पास मौका रहेगा और भारत चाहे तो इसे एक गंभीर मंच बना करके और जो भी साल भर उसके पास अवसर है उसमें बहुत सारी चीजें निभा सकता है, और चाहे तो इसे जो है एक तरह से एक इवेंट बना करके और मैनेज भी कर सकता है। वो भी मामला चल रहा है। तो एक भारत को विजय के रूप में एक प्रदर्शित एक प्रस्तुति चल रही है कि भारत की बहुत बड़ी जीत है और भारत का झंडा जो है दुनिया भर में बुलंद हो गया है। भारत ने अपने आप को जो है वो G20 के अध्यक्ष के रूप में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं। दूसरी दृष्टि यह है कि एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां है दुनिया के सामने, भारत के सामने, और उस चुनौती को भारत कैसे लेता है। पूरी दुनिया के फलक पे जो है वो एक ग्लोबल साउथ के इमरजेंस को के रूप में देखा भी जा रहा है। और ये एक अवसर ये है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है, जिसको आपने कहा रिच इकोनॉमी है और एक तरह से सैन्य शक्तियां भी उसके पास बहुत अकूत है, अपार है, लेकिन वो यूक्रेन में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, एक रशियन ब्लॉक है और एक जो है नाटो ब्लॉक है, और जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है उससे दुनिया पर एनर्जी क्राइसिस की, उसकी दुनिया पर पीस के क्राइसिस की,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, कोरोना पीरियड के बाद का जो संकट है उसको लेकर के एक तरह से कहना चाहिए कि इसका नारा भी है कि जो है वो क्या मतलब जो है वो हम एक साथ रिकवर करेंगे और जो है वो एक एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस G20 का जो है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। लेकिन अब ये जो G20 का पूरा परिदृश्य है, ये परिदृश्य एक बहुत ही असमंजसपूर्ण स्थिति कोविड के बाद जो दुनिया में आई है, दुनिया भर की इकोनॉमी संकट में है। बेसिकली तो ये एक, एक, एक बड़ी इकोनॉमीज का के कोऑपरेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन चूंकि बड़े देश मिलते हैं, बड़ी शक्तियां, बड़ा नेतृत्व मिलता है, तो बातें जो है राजनीतिक भी होती हैं, दूसरी तरह से भी होती है। और बाली में जो मोदी जी और जो है वो शी जिनपिंग की बातचीत हुई, ऋषि सुनक की बातचीत हुई, वो तो चर्चा में है ही है। लेकिन 3 घंटे जो बाइडन और शी जिनपिंग की भी बातचीत हुई है, उसकी भी अपनी एक अहमियत। तो ये जो है वो भारत की भूमिका इसमें ये महत्वपूर्ण है कि भारत एक तरह से रूस से बिल्कुल भारत ने दूरी नहीं बनाई है, लेकिन भारत जो है वो यूरोपियन यूनियन और जो है वो अमेरिका जैसे देशों से भारत की एक एफिनिटी बनी हुई है। और भारत दूसरे जो जो संगठन है, क्लाड वगैरह, उसमें भी भारत अपना है। तो इस तरह से भारत एक जो उसका अपना एजेंडा रहा है, उस एजेंडा को इस मंच पर रख सकता है और रख भी रहा है कि एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन या जनरल असेंबली, इनकी जो रेलिवेंस है, इनकी जो इफेक्टिविटी है, इनकी जो प्रभावशीलता है, वो घटी है। वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनमें दिक्कत आ रही है। रूस यूक्रेन के वार में वो कोई इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं। या जो है अभी कहना चाहिए कि COP27 हो रहा है शर्म शेख में, जो कि क्लाइमेट क्राइसिस का मामला है। उस क्लाइमेट क्राइसिस में कोई एक जो है रिजोल्यूशन कोई ले पाना और उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, वो चीजें चल रही हैं। वो 100 बिलियन $100 बिलियन की जो मदद है, वो डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी देने के लिए तैयारी कर रही है या कन्विंस होने जा रही है, जो इनर्जी चेंज का है, जो क्लाइमेट चेंज का मामला है। लेकिन वो बहुत कम मदद है। उससे पूरी एनर्जी का जो है वो जो साइकिल है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। उससे कोल से हम अक्षय ऊर्जा पर नहीं आ पाएंगे। तो क्लाइमेट क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, वार, कॉन्फ्लिक्ट, इन सारी चीजों में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है अगर उसने अपनी जो साउथ, ग्लोबल साउथ की डिप्लोमेसी को इफेक्टिवली जो है प्ले किया। लेकिन अगर उसने एक इवेंट बना दिया कि जो लोग हैं उनको भारत दर्शन कराने लगे, और चूंकि 6 महीने बाद चुनाव भी है, जब भारत में ये G20 का सम्मेलन होगा, तो जो मौजूदा निजाम है वो अपने चुनाव को लक्ष्य में करके जो है वो कार्यक्रम करता है, या वो दुनिया के हित को ध्यान में रख के करता है, भारत की बड़ी भूमिका को ध्यान में रख के करता है, ये देखा जाना है। भारत 5वां देश है जो कि एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज में जिसके पास ये नेतृत्व आया है। 1998 से संगठन बना हुआ है। इसके पहले जो है वो मेक्सिको, चीन, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया के पास इसका नेतृत्व जा चुका है। तो भारत के पास अवसर भी है, और भारत के पास एक तरह से जो जो पॉलिटिशियंस के साथ जो होता है कि अपने हर कार्यक्रम को, अपनी हर शक्ति को अपने चुनाव और राजनीतिक भविष्य से जोड़ करके क्रियान्वित करते हैं, वो एक जो है दिक्कत होती है पॉलिटिशियंस के साथ। तो अगर भारत उसमें उलझा तो एक बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी और एक विश्व में एक जो है वो बड़ा प्रभाव छोड़ने का जो अवसर है वो गंवा भी सकता है। लेकिन अगर उससे अलग हट करके और भारतीय जो नेतृत्व है, भारतीय जो राजनय है, वो अपनी भूमिका को ठीक से तलाशता है और दुनिया में एक तरह से जो है वो प्रभाव छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो मोदी जी ने कहा है, जो उनकी बात को बहुत रेखांकित भी किया गया है कि ये युद्ध का युग नहीं है, युद्ध का दौर नहीं है। और वो उसके जो है डिक्लेरेशन में, बाली के डिक्लेरेशन में
शामिल किया गया है। इसी तरह से भारत और सारी चीजों को चलाना चाहता है कि जैसे कि 2013 को ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करना चाहता है। तो भोजन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पर्यावरण के मामले में, ऊर्जा के मामले में, युद्ध के मामले में, महामारियों के मामले में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और ये राइज ऑफ द एशिया या राइज ऑफ रेस्ट के रूप में भी इसको देख सकते हैं, जिसको फरीद जकारिया जो है वो राइज ऑफ द रेस्ट में कहते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन के बाद एक दौर ऐसा हुआ है जिसमें कि एशियाई शक्तियों का पुनरोदय हो रहा है। तो अब ये ग्लोबल साउथ का ये जो इमरजेंस है उसमें भारत कैसे लीड लेता है, क्या करता है, उसकी जो पैसिफिक पॉलिसी है, उसकी जो युद्ध से अलग जो है शांति की जो नीति है, तो युद्ध से अलग शांति पर रहते हुए दुनिया का विकास, दुनिया की पर्यावरण संकट से निजात, और एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज करने की जो बात है, जो भारत का एजेंडा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वीटो पावर का, वो बदलना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का रोल बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जो है भारत एक बहुत ही अवसर भी है, और अगर उसको चुनावी लाभ और हानि से जोड़ करके मौजूदा नेतृत्व ने, सरकार ने उस कार्यक्रम को चलाया, तो ये अवसर भी हाथ से जा सकता है, ये मेरा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण त्रिपाठी जी। आप चाहें तो इसे अपने जीने के लिए इस्तेमाल कर लें, या चाहें तो वैश्विक स्थिति को बदलने में ये मुझे लगता है कि और तो कोई तय नहीं करेगा, स्वयं नरेंद्र मोदी जी को तय करना है कि वो क्या भूमिका लेंगे। और अब तक का जो उनका इतिहास है वो ये बताता है कि हर चीज का इस्तेमाल जो है, हर रिश्ते का इस्तेमाल वो चुनाव के लिए करते हैं। तो अब 2024 के लिए उन्हें एक ऐसा झुंझुना मिल गया है जिसको वो बढ़िया ढंग से लोगों के सामने पेश करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण त्रिपाठी जी, आपने समय निकाला। मैं हमारे साथ में अभी डीके गिरी जी भी जुड़ने वाले हैं। वो काफी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, लेकिन जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो जुड़ पा रहे हैं। मैं अभी सीधा आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक लोगों को जरूर बताना चाहता हूं कि लोगों को ये लगता जरूर है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन जो तौर तरीके हैं, इंडोनेशियन जो गवर्नमेंट ने जो इसमें खर्चा किया है वो $45 मिलियन का खर्चा किया है इसके ऊपर। इसमें 10,000 पुलिस वाले लगे, अफसर, और 18,000 सोल्जर लगे। मतलब 28,000 लोगों की सिक्योरिटी इसमें लगी, और जो है आसपास के जिला हेडक्वार्टर से 6,000 और बुलाए। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति ये है कि कुल मिला के 34,000 अधिक सुरक्षा कर्मियों के साथ में ये G20 हो रहा है। मतलब कितना ज्यादा विशिष्ट है, और विशिष्टता इसी से तय होती है कि कितने ज्यादा आपके पास में आपने सिक्योरिटी उसकी लगाई है। हमारे साथ में डॉक्टर डीके गिरी आ गए हैं। आपका बहुजन समाज में बहुत स्वागत है। डीके गिरी जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकार हैं, ये मैं कह रहा था। विशेष तौर पर लेबर पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने काफी काम किया है। इंटरनेशनल जो सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है और इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ में वो जुड़े हुए हैं, और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर बोलते भी हैं, लगातार लिखते भी हैं। बहुजन समाज में समय नहीं देते हैं, लेकिन आज उन्होंने समय दिया है तो उनका बहुत स्वागत है। मैं ये चाहूंगा, जो मैं अभी कह रहा था कि 38,000 लोगों की सिक्योरिटी के साथ में उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया है। तो खैर, अरुण त्रिपाठी जी की बात हमने सुनी। अब मैं चाहूंगा कि सीधे मैं चलूं पांडे जी के पास में। अगर पांडे जी को मेरी आवाज आ रही है और वो अगर अनम्यूट करके अपनी बात को रखें, क्योंकि एप्सो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और उसके वो अध्यक्ष हैं। तो अगर पांडे जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा उनके साथ में जो भी उनके सहयोगी हैं उनसे कहूंगा कि वो उनको थोड़ा अनम्यूट कर दें, तो हम उनकी बात सुन सकेंगे। मेरे को लगता है कि मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं आग्रह करूंगा। हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है। बोलिए बोलिए पांडे जी, स्वागत है। तो नमस्कार, आप लोगों के बहस में मैं शामिल हूँ, और जी, मैं एप्सो से जुड़ा हूँ। ये मेरी अपनी जो समझ है
वो समझ है कि आपको ये जो 21वीं शताब्दी है यह 1990 में शुरू होती है। आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं, येचकार का नाम सुना होगा। उसने एक किताब लिखी थी बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स। उसकी प्रस्तावना में लिखा था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत 1901 से न होकर 1919 से होती। मेरी यह धारणा है कि 21वीं शताब्दी 1990 से शुरू होकर के जारी है। दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पहले जो समझदारी थी, चाहे वह कोल्ड वार के पीरियड की हो या कोल्ड वार के पहले की हो, क्योंकि कोल्ड वार की पीरियड में आज वो दो शिविर था और दो शिविरों में अलग अलग गुट थे। वो अमेरिका के गुट थे, नाटो था, सीटो था, सेंटो था, बगदाद पैक्ट था, रूस का वार्सा पैक्ट था और बाइलेटरल संधियां थी। आपको 1990 के बाद जब एकल विश्व हो गया, अमेरिका मालिक बन गया, तो उसके बाद से ये दूसरी बात हुई कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लोग एक बात जरूर कहते हैं कि mere existence of UNO is the greatest achievement of UNO। आज उसका अस्तित्व मात्र ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि वह जो सबसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने, संस्कृति को बढ़ाने, दुनिया को न्याय दिलाने के लिए वो संस्था बनी थी, वह बिल्कुल असफल साबित हो रही है और वह कोई काम की नहीं रह गई। दुनिया में जो कोल्ड वार के पीरियड में नाटो था वह अभी बरकरार है, लेकिन जैसा अभी कहा जाता है कि ये 21वीं शताब्दी विचार विहीन शताब्दी है। यहाँ तक ऐसे विचारक भी किताब लिखते हैं और अखबारों में लेख लिखते हैं कि 21वीं शताब्दी विचारधारा की मौत की शताब्दी है। इस दुनिया में आज के दिन किसी भी देश में कोई लिबरल लीडर नहीं, कोई महात्मा गांधी नहीं है, कोई समझदारी नहीं रखता है कि साहब अपनी जो अपना हित छोड़ करके समाज का हित, दुनिया का हित सोचता हो। इस तरह का कोई नेता आज दिखाई नहीं देता। दूसरी चीज है कि वैचारिक दृष्टि से ये जितने जो इकट्ठा हुए बाली में, ये सब के सब ये आज दुनिया के जो शासक हैं, ये पूंजीवादी शासन के कर्ता धर्ता हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया के अंदर जो अभी युद्ध चला यूक्रेन का और रूस का, इसमें कोई भी पहल जो नाटो को करनी चाहिए, अमेरिका को करना चाहिए, इंग्लैंड को करना चाहिए, ये किसी भी देश ने केवल ये आश्वासन देते रहे, कुछ हथियार देते रहे, कुछ ये कहते रहे कि हम आ रहे हैं, आपके पीठ के पीछे हैं, लेकिन लाखों लोग मर गए दुनिया के अंदर। न तो कोई जी आया, न कोई सदन आया, न कोई यूएनओ आया, और दुनिया ने देखा कि लाखों लोग मर गए और अभी भी उसकी स्थिति उसी तरह। जहां तक मैं समझता हूँ, चार चीजें इसमें हुई। एक तो पहली बात कि वहां चर्चा हुई युद्ध को लेकर के और सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन किसी भी तरीके से जो अभी वो जितने दिनों से, साल भर से अधिक दिनों से ये युद्ध जो चल रहे हैं, इस युद्ध के बारे में सार्थक कोई नक्शा, कोई अपील, कोई सिद्धांत, कोई घोषणा उस तरह की होती वह दिखाई नहीं देती। दूसरी है कि हमारे देश के जो अभी जो अध्यक्षता मिली है मोदी जी को, तो आपने त्रिपाठी जी ने जो बात कही कि ये
क्या 2024 के चुनाव के लिए इसे बजाए या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कुछ काम करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो अभी आप बता रहे थे कितने खर्च हुए, इतनी सुविधाएं जुटाई गई, इतने लोग इकट्ठा हुए, एक देश दूसरे देश से मिला, और आपको मोदी जी भी सबसे बात की, लेकिन यह भी बात आई कि चीन के राष्ट्रपति से दुआ सलाम तो हुआ, लेकिन कोई गहरी बातचीत नहीं हुई, जैसा कि ये अखबार कहते हैं कि साहब वो इनके साथ कोई बात नहीं। दूसरी बात जो चिंता बताई जाती है जो कि भारत की बढ़ती हुई आबादी, जो ये कहा जाता है कि 8 अरब आबादी हो गई, और भारत की स्थिति यह है कि यह आने वाले दिनों में वो चाइना से भी ज्यादा इसकी आबादी बढ़ जाएगी, और यह एक बड़ी समस्या के रूप में दुनिया के सामने ये बढ़ती हुई आबादी है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में इस तरह की स्थिति नहीं जो भारत है, और एक बड़ा संकट की ओर संकेत करता है। तीसरी बात जो मुझे आज जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, वो सरकार इन देशों में जाती है संबंध स्थापित करने के, चाहे वो आर्थिक संबंध का हो, चाहे सैनिक संबंध का हो, चाहे सांस्कृतिक संबंध का हो, ये वहाँ के डिप्लोमेट से, वहाँ के शख्सों से बात तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भारत के लोग उन देशों में रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो या बाली में रहते हो, ये आरएसएस वाले उन जगहों पर घूमते हैं और बड़ी संख्या में हिंदुओं को इकट्ठा करते, उनके बीच इनके भाषण होते, और आपके यहाँ जो मीडिया है उसी भाषण को सर्कुलेट करते, प्रचारित करते हैं, इसलिए वो भारत के अंदर अपने प्रचार का आधार उन्होंने बना लिया है। ये तो एक तो बात है कि ये युद्ध का समाधान सही ढंग से, यह भी कहा गया है कि जो घोषणा पत्र हुआ उसमें पहले उहापोह था कि क्या घोषणा होगी, नहीं होगी, कैसी होगी, घोषणा तो हुई है। फिर एक बात जो समझने की है वह है कि पांडे जी, मेरा अनुरोध ये था, आप जुड़े हुए हैं, मैं चाह रहा था कि एक बार सबकी टिप्पणी ले ली जाए, फिर आपके पास में आए, आपका समय है आपके पास तो आप जुड़े रहते हैं, एक बार और टिप्पणी ले लेते हैं, फिर दूसरे राउंड में आपके पास आते हैं। जी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर डी के गिरीश से कहूंगा कि जो बातें आ गई हैं उसके अलावा जो दर्शक है उन्हें किन चीजों को और ज्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि ये बात एकदम साफ हो गई कि मोदी जी जो है इसका इस्तेमाल अपने चुनावी लाभ के लिए करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी इवेंट का वो करने वाले हैं। ये वाली बात साफ आ गई कि जो इस समय दुनिया की वैश्विक चुनौतियां हैं, जो बात पांडे जी ने कही, उनको वास्तव में कहा जाए तो उसके ऊपर कोई गौर या उसके ऊपर कोई एक अल्टरनेटिव या कोई सॉल्यूशन देने की बात वहां पर नहीं हुई, और बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर डी के गिरी, भारत के पर्सपेक्टिव से भी और अंतरराष्ट्रीय मतलब पीस या डेवलपमेंट की दृष्टि से भी? जी कॉमरेड डॉक्टर सुनीलम, मेरा ये कहना है कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं उनको जो सम्मान या जो अटेंशन मिलता है, ये मोदी जी को तो नहीं मिलता है, ये देश को, भारतवर्ष को मिलता है, क्योंकि भारतवर्ष से लोग उम्मीद बना के रखे हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है और दुनिया के लिए कुछ करेगा। भारत का जो कल्चर है, भारत का जो इतिहास है, उससे अभी जो स्थिति से दुनिया गुजर रहा है उसमें कुछ मदद मिलेगा। अभी G20 नहीं, SCO का भी प्रेसिडेंसी भारत के हाथ में है। आज ही मैंने एक लेख लिखा, तो इससे प्रेसिडेंसी से भारत को क्या फायदा होगा या भारत से देश को क्या फायदा होगा। जरूर कि उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय टच तो देंगे लीडरशिप में, लेकिन उससे भारत को, मोदी जी का नेतृत्व में भारत को कोई फायदा हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। लोगों का ये उम्मीद था, लोग करने भी चाह रहे थे कोविड के समय पे या रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय पे, कि चाइना पे जो लोग चाइना को हाशिए बनाए कोशिश के, उससे जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना था
कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं आया, इंडोनेशिया में गया, साउथ कोरिया में गया, अदर बाकी कंट्रियों में गया, लेकिन नहीं हो पाया। मोदी जी का जो इंटरनेशनल इमेज प्रोफाइल बन रहा है मीडिया में, उससे भारत को कोई फायदा हुआ है मुझे नहीं दिख रहा है। शायद बीजेपी को तो फायदा हो सकता है, ये आप लोगों ने कहा चुनाव में, लेकिन भारत को आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये जो यूक्रेन में भी युद्ध हुआ, जो इंडिया ने एक दोहरी स्टैंड ली कि नहीं ली, उससे भी जो हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबरशिप मिलने का उम्मीद था, वो भी उम्मीद हटते हुए दिख रहा है। तो मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी तो सही में दलदल में है, और इनको प्रेसिडेंसी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मोदी जी वो भारत के लिए कोई फायदा उसको ले सकते हैं। और G20 का जो प्रेसिडेंसी है, 1 साल में 200 करीब मीटिंग होना है, वर्किंग कमेटी का, मिनिस्टरियल मीटिंग्स होना, ये करेंगे ये मीटिंग। लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूं तुम अपने मन से, और अपने लेख में पूछा, भारत को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन इनका जो रणनीति है, उनका जो डिप्लोमेसी है, उससे मुझे भारत को कोई खास फायदा मिलने का मुझे दिख नहीं रहा है। उसका प्रमाण यह है कि चाइना से इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होकर इंडिया में कोई खास आया नहीं है। हमारा जो आउटपुट, हम लोग को 16%, इसका चार्ट भी दिया गया है, जो हमारे कंट्री का आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट 16% कम हो गया, बाकी कंट्री की तुलना में काफी कम हुआ है। हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें कम हम लोग 10 पोजीशन घट गए, कोई 143, 133, 43 में आ गए, हम लोग 193 कंट्री में। तो ये हमारा छवि है। हमारी इकोनॉमी बढ़ना चाहिए, दुनिया को उम्मीद है, लेकिन मोदी जी दुनिया को और भारतीयों को नाउम्मीद कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंसी से थोड़ा बहुत पब्लिसिटी बीजेपी को मिल जाएगा, ये चुनाव के लिए इसको भंजाएंगे, लेकिन दुखद ये से मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत को कोई ठोस फायदा होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा फिलहाल। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने महत्वपूर्ण जो कंट्रास्ट है वो आपने बताने का काम किया, महत्वपूर्ण बिंदु आपने इस चर्चा के अंदर रखे। प्रोफेसर शमी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अभी 3 वक्ताओं की बात आपने सुनी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहूंगा मैं भी डॉक्टर इसे तिवारी जी कंटिन्यू करेंगे। जी सर, जी बोलें जी, बोलिए हाँ, शमी मैं साहब। भी जी मैं भी इसे फॉलो कर रहा हूं, और जो मैंने देखा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लोग वहाँ इन प्लेटफॉर्म पे बड़ी अच्छी बातें करते हैं, प्रैक्टिकली ना तो मुमकिन है ना ऐसा होता दिखता है। जैसे एक बहुत बड़ा नारा दे दिया गया है वहां, जिसे कहा गया है कि ये वार का टाइम नहीं है। इसका मतलब कोई दूसरा टाइम है वार का? वार का टाइम तो कभी भी नहीं होना चाहिए। बात कहनी चाहिए कि वार तो होनी ही नहीं चाहिए। तीसरी एक दूसरी बहुत बड़ी बात कही गई कि साहब, जो न्यूक्लियर थ्रेट्स है या न्यूक्लियर वार है, इट शुड बी अवॉइडेड एट एवरी लेवल। अगर ऐसा है तो फिर इससे क्यों नहीं एग्री करते? जब वार नहीं होनी, इनका यूज नहीं होना, तो इन्हें बनाया क्यों जा रहा है? इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसकी होड़ में लगी है। तो आप कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, तो ये कहते हैं कि आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और आप चाहते हैं आपके पास रहे। और आपको ये भी मालूम है, एक स्टेट ऐसी है जो सबसे बड़ा थ्रेट है मिडिल ईस्ट को, कि जो डिक्लेयर तो नहीं है न्यूक्लियर पावर, लेकिन उनके पास है, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करते। तीसरी बात देखिए, जो हमें बोलना चाहिए, वर्ल्ड को बोलना चाहिए, जो मोदी जी ने कहा, बहुत ही अच्छा कहा कि यूएन जो है मोस्ट सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल बॉडी है, वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन साथ साथ इट इज ट्रू कि वो कुछ नहीं कर पाई। इसी तरह G20 की जो मीटिंग हुई है, ये बताइए इसमें क्या सही रेजोल्यूशन कोई आया है इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए? नहीं आया, क्योंकि आप आपस में इतने एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। अभी आज इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा भी है, कुछ कंट्रीज का इंटरेस्ट इसमें है कि वार प्रोलॉन्ग हो, और वही नियत है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन के अंदर ठीक है, हमने कह दिया कि वार दिस इज नॉट द टाइम फॉर, बट कौन सुन रहा है इस बात को? क्या इस पर कोई डिस्कशन हुआ? सबने कह दिया कि ये तो कोई नहीं कहेगा कि वार होनी चाहिए। लेकिन यही कहां से है कि वार इस वक्त, ये टाइम वार का नहीं है, तो फिर कौन सा टाइम है वार का? वार का तो कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए, पीसफुली हम। दूसरी तरफ, एक तरफ चाइना है, अमेरिकन पॉलिसीज ये रही है,
जो वो कहती है कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। एग्रीड, बहुत अच्छी बात है सुनने में, लेकिन क्या इराक में उन्होंने फॉलो किया? जहां झूठा इल्जाम लगा करके उस मुल्क को तबाह कर दिया, और आज 22 साल हो गए, आज तक वो अपने पैरों पर वापस नहीं आ पा रहा। क्या अफगानिस्तान में आपने क्या, वियतनाम में क्या किया? तो आप जो इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स में तो चाइना तो कर रहा है गड़बड़, एग्रीड, लेकिन आपने तो उससे ज्यादा किया है। आपने सीरिया में क्या किया? आपने इसमें इराक में क्या किया? आपने वियतनाम में क्या किया? तो देखिए, ये बातें कहने को बड़ी अच्छी लगती है, नियत साफ नहीं है, वो डोमिनेशन चाहते हैं। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो हमारा रोल था नॉन अलाइनमेंट का, उसमें हालांकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी ऑलमोस्ट रशियन ब्लॉक के साथ था, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट था और वो अपनी बात कहते थे। आज जरूरत है नॉन अलाइनमेंट की। नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज एक जगह है, अपनी बात कहे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, चूंकि हमारे, या तो आप बोलते हैं अमेरिका की और या बोलते हैं रशिया और चाइना की। रशिया, अब जैसे हमारा स्टैंड है, हम कह रहे हैं हम वॉकआउट कर जाते हैं यूएन में। वॉकआउट करना तो सोल्यूशन नहीं है, वी हैव टू स्पीक, हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी। मेजोरिटी काफी कंट्री ने वॉकआउट किया, इज इट ए वे? वॉकआउट से कोई सोल्यूशन निकलेगा? अरे भाई, आप वहां खड़े करिए, अपनी राय दीजिए और आप कहिए हम इससे नहीं, हम इससे एग्री करते हैं, वार कैसे खत्म हो। और वार सिर्फ और सिर्फ रशिया ने तो गलत किया है। देखिए, रशिया को इन्वेजन नहीं करना चाहिए था, वो गलत है, लेकिन जो उसे सिखा रहा है कि ये इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, यानी अमेरिका, नाटो, उन्होंने क्या किया? यूएन ने उस वक्त रेजोल्यूशन पास किया जब इराक में ये घुसे थे, क्या उस पर अमल हुआ था? आपने एक तरफा वार कर दी, मुल्क को तबाह कर दिया, लाखों आदमियों को मार दिया, और आप ह्यूमन राइट की बात करते हैं। आपने जो प्रिजन बना रखी थी आपके साउथ उसमें अमेरिका में, उसमें क्या था? 4x4 के एक, उसमें माइनस टेम्परेचर पर लोग खड़े हुए थे उसमें, जिसमें वो मूव नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। आप ह्यूमन राइट की बात करते हैं। तो देखिए, बात कहने वालों की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि ये कौन बोल रहा है और इन्होंने खुद क्या किया है। और ईमानदारी की बात है कि अगर आप बाइपोलर जो है वो फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में है, एक गलत करेगा तो दूसरा रोकेगा। लेकिन जब से यूएसएसआर खत्म हुआ, यूनिपोलर हो गया वर्ल्ड, और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज पर नाटो की दादागिरी चली, जो इन्होंने जहां चाहा वो कर रहे हैं और किया है। और वही यूक्रेन में तबाही आ गई, यूक्रेन के लोग मर गए लाखों में, और आप बस आर्म्स दे रहे हैं क्योंकि आपके इंटरेस्ट में है, आपको यूरोप को बचाना है, आपको अपने आर्म्स बेचने हैं, आपको रशिया को वीक करना है। तो आपका इंटरेस्ट इसमें है कि जितनी लंबी वार चले वो चलती रहे। और ये करते हैं खुद कि पहले एक मुल्क को तबाह करा देंगे, फिर इकोनॉमिक पैकेज देंगे और उसे अपने से मिलाएंगे। न्यूक्लियर जिसे कह रहे हैं कि बहुत गलत है, उसका इस्तेमाल किसने किया? उसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया जापान में, और वही जापान आज एलाई है अमेरिका का, क्योंकि आप बर्बाद कर देते हैं मुल्क को, फिर उसे मजबूर करते हैं इकोनॉमिक पैकेज दे करके कि आप उनके साथ रहें। और ऐसे हर जगह ऐसे बागी लोग मिल जाते हैं जिनमें मुल्क का नहीं, अपना इंटरेस्ट होता है, उन्हें कुर्सी मिल जाती है एंड दे एंजॉय लाइफ। तो ये चल रही दुनिया ऐसे चलेगा नहीं, इससे बर्बादी होगी। अब जरूरत इसकी है कि जो ईमानदारी के साथ वॉकआउट काम नहीं करेगा कि साहब यूएन में रेजोल्यूशन कंडेम करने का आया, या अमेरिका को कंडेम का, या रशिया का, हम वॉकआउट कर जाएं 50 कंट्री। नो, दे हैव टू स्पीक, दे शुड सिट टुगेदर एंड फाइंड, क्योंकि वो वार उन्हें ही नहीं बर्बाद कर रही, वो हमें भी कर रही है। हम जो सोचते हैं इतनी दूर है, और जो न्यूक्लियर वार की बात कर रहे हैं ये मजाक है। न्यूक्लियर वार इनका बाप नहीं कर सकता। अगर वहां चलता है न्यूक्लियर वार रशिया उसमें, इंडिया में नहीं बचता, पाकिस्तान में नहीं बचता, अफगानिस्तान में नहीं बचता, सबके ऊपर उसका असर आएगा। अभी तो वार है, उसी का असर ये है कि भाव दे के कीमतें, जॉब है नहीं, तनख्वाहें कम हो गई, कीमतें 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो गई, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है। हम बड़ी बड़ी बातें न करें, दुनिया की लीडरशिप तो हम तब करेंगे, पहले तो अपने मुल्क की लीडरशिप को हम सुधार लें, अपने लोगों की जिंदगी को सुधार लें। असलियत क्या छुपती है इस जमाने में? अब है मीडिया के जो टाइम जिस तरह का है, वो लोकल मीडिया छोड़िए, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सब कुछ देखता है, सबको मॉनिटर करता है। क्या हाल है हमारा? आप गरीब आदमी को देखिए, उसे 400 रुपया मिल रहा है मजदूर को, और सब्जी लेने जाइए तो 500 रुपए की आती है एक दिन। ये हालत हो गई मुल्क की।
तो आप पहले अपने को सुधारिए, अपना इंटरेस्ट देखिए, अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखिए। ग्लोबल एस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा। व्हाट एस्पिरेशन? जब हमारे घर ही में कुछ नहीं होगा तो हम ग्लोबल लीडर बन के करेंगे क्या? पहले हमें अपने घर को सुधारना। और एक बात कही है कि पीस विद डेवलपमेंट, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। कोई डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है विदाउट पीस। वो पीस इंटरनेशनल लेवल पे भी है और वो विद इन द कंट्री भी है। अगर कंट्री के अंदर पीसफुल माहौल नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आपने देखा, हम तो हर चीज को अपने लिए यूज कर लेते हैं। कोरोना के बाद जो लोग कई सौ किलोमीटर पैदल चले, एक बेटी अपने बाप को साइकिल पर 300 किलोमीटर ले गई, उसे भी कह दिया कि भगवान ने इनका टेस्ट लिया और साहब देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने मुल्क की तरक्की के लिए किया। G20. जी सर। G20. हाँ, तो G20 का मसला यह है। यस सर, आई एम कमिंग बैक। नंबर एक तो जी सर, एक मिनट थी। हम फिर आपके पास आते हैं। जी सर। जिन साथियों को नहीं बोलना है, अगर वो अपना म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इससे डिस्टरबेंस होता है। हाँ, डिस्टरबेंस हो रहा है। जी जी। एक तो चीज ये है कि ये पूरा का पूरा इस समय जो दुनिया का ढांचा बना हुआ है, हम देखते हैं कि ये जो हमारा G20 देश हैं, ये यूरोपीय संघ के अलावा 19 देश जो बड़े बड़े देश हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। और इस यूनियन में 2/3 आबादी का भार है ये इस पूरे संगठन के ऊपर, और 86% विश्व उत्पाद यहाँ से होता है, और 75% वैश्विक व्यापार इनके बीच में होता है। मतलब ये दुनिया का एक तरीके से सबसे बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसके साथ विडंबना ये है कि इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो इन सब के लिए वो आदर्श नेतृत्व का काम कर सके। अब जैसे इसके पहले था वो दो ध्रुवीय विश्व था, अमेरिका एक तरफ था, एक तरफ अपना सोवियत रसा था, लेकिन उसके बीच ये नॉन अलाइंड मूवमेंट 147 देशों का एक बड़ा समूह था। और उसके बाद नेहरू, नासिर, टीटो जैसा नेतृत्व था जो पूरा का पूरा नेतृत्व करता था, और वो केवल अपना ही गुट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हितों का वो संबोधन करता था। और ये G20 है कि इसके सामने सीधे सीधे सामने दिखाई पड़ रहा है कि हमारे ही सदस्यों के बीच से एक देश है जो एक देश को तबाह करने पर तुला हुआ है, और उस पर नियंत्रण की कोई बात नहीं होती है, उस पर प्रस्ताव तक कुछ नहीं आता है। और इतना ही नहीं है, इस महत्वपूर्ण बैठक में उस देश का जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो आता तक नहीं है, भाग तक नहीं लेता है, और वो जिसको भेजता भी है वो आदमी, वो प्रतिनिधि उनका वहां चुपचाप खामोश बैठा रहता है। और उसके बीच जो लोग भी हैं, इसमें तो सारे बड़े बड़े देशों के लोग हैं, उसमें कोई भी आदमी युद्ध को बंद करने के लिए या जो भी वैश्विक परिवेश बन रहा है, विश्व युद्ध सा माहौल बन रहा है, उस पर कोई चिंता तक व्यक्त नहीं करता है। तो ये कैसा संगठन है? क्या है? जब तक नेतृत्व नहीं होगा, ठीक है, भारत के जिम्मे नेतृत्व आया है, स्वागत का विषय है, लेकिन भारत के जिम्मे यह नेतृत्व आया है उस भारत के जिम्मे आया है जो बुद्ध का देश माना जाता है, जो गांधी का देश माना जाता है, और जिसने एक लंबे समय तक नॉन अलाइंड मूवमेंट के माध्यम से पंडित नेहरू ने जिसका नेतृत्व किया था। तो निश्चित रूप से मोदी जी के ऊपर और भारत के ऊपर यह एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। हम चाहेंगे कि इस पर ये रोशनी डालें अपने शुक्ला जी, विष्णु शुक्ला जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने पूर्व वक्ताओं के, विद्वान वक्ताओं की बातचीत सुन रहा था। मुझे लगता है कि हम सभी लोग लगभग एक निष्कर्ष के तो हैं कि ये एक सोसेबाजी वाली मीटिंग थी, हुई, लोग इकट्ठा हुए, आपस में गलबैयां डाली, मोदी जी ने किसी को शाल, किसी को संग, किसी को घड़ियाल, किसी को कुछ भेंट किया, और सबने कहा कि हाँ हम तुम्हारे लिए, और चले आए। आपने डॉक्टर तिवारी जो बात कही उसके बारे में मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। वहां पे चर्चा ये हुई, मजेदार रोचक चर्चा ये हुई कि हम जो सिक्योरिटी का असेसमेंट करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम जो फूड सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है, उसके लिए बैठे हैं। हमें बाकी जो सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हमें बात नहीं करनी। तो युद्ध के बारे में
जो लोग वहां पर बैठे थे वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आप को बचा के ले गए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपने नेताजी हैं उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ, जैसी कि इनकी आदत है जुमलेबाजी की, उन्होंने एक जुमला बहुत मजेदार कहा। उन्होंने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ तो ठीक है, लेकिन ये क्या एक फैमिली है? और क्या इसका एक भविष्य हो सकता है? अरे भैया, आप देख लीजिए कि आपके मुल्क में तो आपने इतनी विषमता पैदा करके रखी है। यहाँ अमीरी और गरीबी की खाई कितनी बुनियादी तौर पे गहरा गई है कि एक तरफ एक आदमी इतना कमा रहा है कि उसका कोई जो है वो नहीं है, आर पार। अडानी अंबानी की संपत्तियां लाखों गुना बढ़ी हैं, और दूसरी तरफ अभी हमारे जो पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 400 रुपए रोज उसको मिलता है दिन का, और 500 रुपए की सब्जी आती है। तुरंत जो है आज कल की मीटिंग के बाद आज ही अगर देखिए तो अखबारों में जो मुख्य खबर है वो ये है कि गेहूं का दाम 30 रुपया किलो हो गया। अभी 30 रुपया किलो गेहूं जो आदमी दिन भर कमाता है, शाम के आटा लेने जाता है, वो 35-40 रुपए किलो में अगर 1 किलो आटा लाएगा तो फिर बाकी का क्या करेगा? ये अहम सवाल है। ये बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, ये तो खैर G20 एक ऐसी संस्था है कि जिसके बारे में सभी लोगों ने बताया, बहुत कुछ है, लेकिन जब यूएनओ और जो इस तरीके की संस्थाएं हैं वहां पे ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। हमारे मुल्क में कानून भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाने के लिए बना दिए जाते हैं कि हाँ देखिए, हमें ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया, हमने खाद के लिए राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल ले आए, ये सारी चीजें ले आए, लेकिन समस्या तो असल जहां की तहां खड़ी है। थानों के हालात ये हैं कि वहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आप कभी भी कहीं भी जाके देख सकते हैं। भारतीय पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उसमें अभी दूर दूर तक सुधार होने का कोई नाम नहीं लेने वाला। शिक्षा के नाम पे आपने राइट टू एजुकेशन करके फंडामेंटल राइट में ले आए, लेकिन शिक्षा लोगों के लिए सुलभ है नहीं, दुर्लभ हो गई। तो ये जो बनाया गया है G20, और जिसमें आप कह रहे हैं कि वन फ्यूचर, वन फैमिली, कैसे वन फैमिली? हम आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या ये जो हमारा अंबानी है, अडानी है, इसके साथ बैठ के बात भी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया कि हम अगर ऐसा न करें नोटबंदी के बाद तो हमको चौराहे पे जो है जूते मारिएगा। लेकिन कोई आदमी आज देश का, विदेश का, दुनिया का कोई भी आदमी क्या नरेंद्र मोदी के पास फटक सकता है? उनको अपने लिए जो है 60,000 करोड़ का विमान, 8,000 खान जरूरी है, लेकिन हिंदुस्तान की सड़कों की बदहाली कितनी है ये किसी से छुपी नहीं है। रोज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आजकल तो यातायात वो चल रहा है सप्ताह पखवाड़ा, तो उसमें आंकड़े आ रहे हैं कि सिर्फ खराब उसकी व्यवस्था की वजह से लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर जो हमारे मोदी साहब थे वो सभी से मिलते हैं, और हमारी मीडिया जो है कितनी मजेदार तरीके से चीजों को रिफ्लेक्ट करती है, वो बहुत मजेदार है। क्या कि वहां चाइना के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कनाडा के राष्ट्रपति से गुस्सा दिखाई। अरे ये कोई मसला है? ये कौन सा मसला हुआ? इन बातों से क्या लेना देना? आपने एक कोई ठोस प्रोग्राम नहीं निकाला कि हम इस तरीके से ऐसे कार्यक्रम बनाएंगे जिससे कि लोगों की भूख, लोगों की गरीबी, लोगों की खुशहाली, लोगों के जो नागरिक सुविधाएं हैं उसके लिए एक कॉमन एजेंडा होगा और हम उसके लिए काम करेंगे। वो नहीं किया गया। रूस ने तो बिल्कुल जिस तरीके से हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, वहां पे अपने प्रतिनिधि को भेज के कर्तव्य की इतिश्री कर दी, और उसने क्या किया? उसने अपनी पीठ थपथपाई कि हम तो दुनिया को 60% गेहूं मुहैया करा रहे हैं, 40% फर्टिलाइजर मुहैया करा रहे हैं, हम सर्वे सर्वा हैं, हम जो कर रहे हैं उतना तो कोई कर ही नहीं पाया, तो आप हम लोगों हमसे बराबरी मत करिए,
हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये हालात बना के रखे गए हैं जिनके द्वारा ये बिल्कुल साफ तरीके से लगता है कि ये जो 200 मीटिंगें होंगी G20 की एक साल के अंदर, और इन 200 मीटिंगों में कितना खर्चा आएगा, क्या हमारा जैसा मुल्क वो किस तरीके से उसका वहन करेगा, और क्या उस पैसे का सही सदुपयोग ये नहीं होता कि हाँ, जो दूसरे तमाम देश हैं उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बरकत के लिए उसकी दिशा में कुछ सोचा जाता। इन 200 मीटिंगों का खर्चा अकल्पनीय है। तो ऐसे में मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि सिर्फ ये जुमलेबाजी वाला G20 का रेजोल्यूशन था जिसमें ये बातें करी गई, एक रेजोल्यूशन पास कर लिया गया और जिसमें ये कह दिया गया कि हम जो है इन सारी चिंताओं से बहुत ज्यादा चिंतित हैं और हम आगे इनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन आपके पास सलूशन क्या है? वो सलूशन तो रखा नहीं किसी ने। अहम बात तो ये होती कि आप उस सलूशन को लोगों के सामने रखते कि इन लाइंस के ऊपर हम सब लोग काम करेंगे और ऐसे करके हम दुनिया के बेहतरी के लिए काम करेंगे। वो नहीं हुआ। तो ये एक बिल्कुल छद्म तरीके की जो है वातावरण है, और इसमें निश्चित तौर पे किसी वक्ता ने कहा था, मैं उससे सहमत हूं कि इससे भाजपा को फायदा हो सकता है, इससे भारत सरकार की जो नेतृत्वकर्ता टीम है मोदी जी को फायदा हो सकता है, लेकिन भारत देश को, भारत की जनता को, भारत के भौगोलिक उसको किसी तरीके का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, चाहे वो वातावरण के हिसाब से हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के हिसाब से हो, चाहे वो बाकी बाउंड्रीज को लेकर के हो। वहां सब चारों तरफ असुरक्षा 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 है। तो ऐसे में ये G20 की जो पूरी विसात है, ये बस दोस्त लोग कभी कभार साल 6 महीने में बैठ के गलवैया डाल के बातचीत करते हैं, बढ़िया से चाय पकौड़े खाते हैं, वहां तक ही इसको सीमित रखा जाए। इसका कोई निहित उद्देश्य दूर तक जाता हुआ मुझे तो नहीं दिखता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी शुक्ला जी, हम आपके पास फिर आते हैं। अब हम चलेंगे विश्व शांति संगठन से संबद्ध ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बृज कुमार पांडे जी हैं। एक जमाना हुआ करता था कि एप्सो भी नेतृत्वकारी टीम में हुआ करता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का नेतृत्व करते थे। भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का भी वो नेतृत्व करते थे और दुनिया की आंखें टकटकी बांधे लगी रहती थी कि नाम से नॉन अलाइन मूवमेंट कौन सा रुख अख्तियार कर रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट कौन सी दिशा देना चाह रहा है, नॉन अलाइनमेंट। और बहुत समय था जबकि दुनिया में तनाव चरम पर था, दो ध्रुवों पर बटा हुआ था, एक तरफ सोवियत यूनियन था और एक तरफ अमेरिका था, और उस बीच संतुलन को बनाए रखते हुए पूरी दुनिया में शांति कायम करने का काम किया था हमारे भारत ने। नेहरू नासिर टिटो जिसके नेतृत्व हुआ करते थे, अपना नेतृत्व करता हुआ करते थे, और उसका जहां कहीं भी होता था तो वहां इतने खर्च नहीं आते थे जितना खर्च आज की तारीख में दिखाया जा रहा है। और हमारे यहाँ दिखाया जा रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व, वहां इसकी उपलब्धियां क्या है तो साहब हिमाचल प्रदेश और गुजरात से बनी हुई वस्तुओं को गिफ्ट के रूप में इन्होंने किसको किसको क्या दिया। ये अरे भाई, भारत से उम्मीद होती है, ये भारत बुद्ध का देश है, इससे उम्मीद होती है कि आप शांति के लिए क्या आप कर रहे हैं, शांति प्रस्ताव आप क्या कर रहे हैं, और वह शांति प्रस्ताव देने से पहले आप देश में किस तरह की शांति का आप माहौल बना रहे हैं। पूरे देश में आज की तरीके में आज के समय में नफरत हटाओ आंदोलन के लिए यात्राएं चल रही हैं, पूरा देश चिंतित है, सारे नागरिक चिंतित है कि उसको किस तरीके से देश में जो नफरत की आग में हमारा देश जल रहा है, नफरत की आग में झुलस रहा है, उस नफरत की आग को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, पूरा देश इसके लिए चिंतित है। और आप उसके संदर्भ में आपके पड़ोस में और आपका प्रिय देश भी माना जाता है, आपके उससे इतने अच्छे संबंध भी हैं, और वहां के लिए आप कोई पहल नहीं करते हैं, आप कोई प्रस्ताव नहीं रखते हैं। तो ये तो दुनिया के लिए है कि यह जो G20 देश है वहां के इस बैठक से क्या निकल के आया, और इस बैठक के बाद जो एक साल के लिए नेतृत्व हमारे भारत में है, तो भारत उसे एक साल में क्या करेगा। हम हमारा बगल का पड़ोसी वहां बम्बार्डमेंट झेलता रहेगा, वहां के लोग मरते रहेंगे। तो इन सारे संदर्भों में हम चाहेंगे कि अपने एप्सो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज कुमार पांडे जी अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। उनकी बात उस समय अधूरी रह गई थी, छूट गई थी। बृज कुमार पांडे जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जो भी साथी उनके साथ है उनको अनम्यूट करें। हमारा समय भी पांडे जी अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए। जो भी साथी उनके साथ है पांडे जी के, उनको अनम्यूट करें। जब तक अनम्यूट नहीं होते हैं तब तक हम चाहेंगे कि प्रोफेसर समीम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर समीम, शांति के लिए हमारा देश क्या कर रहा है? भारत के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, तो इसके पहले भी हम देखें कि इसके पहले कि अपना चुनाव में अपना जापान के राष्ट्राध्यक्ष आए, चीन के राष्ट्राध्यक्ष आए और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप आए, और ट्रंप जी ने तो पूरा का पूरा कोरोना का पूरा पैकेज लेकर के आए, हमारे देश में देके चले गए। तो आने वाले दिनों में ये क्या स्थिति बनती है? देखिए, जब तक पांडे जी को अनम्यूट कीजिए। पांडे जी की बात पहले ले लेते हैं समीम साहब। ठीक है सर, ठीक। अनम्यूट कीजिए पांडे जी को, आप म्यूट हैं। जो भी साथी उनके साथ है उन्हें अनम्यूट करें पहले। अनम्यूट कीजिए। अरे भाई, आप नहीं हो पा रहा है। चलिए समीर साहब, आप अपनी बात रखिए। जैसे बात हो रही थी कि देखिए, जब तक आप किसी के साथ, किसी से जुड़े हुए हैं, तो आप कोई भी ऐसा काम करने में डरते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। पांडे जी अपनी बात रख लीजिए। समय समाप्त होने वाला है। पांडे जी, हाँ बताएं। हाँ, बोल रहे हैं अपनी बात। मित्रों, आप लोगों के पास में एक बात मुझे याद आ रही है। जबकि भारत को आजादी देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, तो चर्चिल ने एक बात कही थी। वो आजादी के 75 वर्ष के बाद, ये मोदी के समय में वह चर्चिल याद आते हैं। उसने कहा था कि भारत के लोगों को आजादी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये आजादी तिकड़मबाजों, बदमाशों और अनाड़ियों के हाथ में चला जाएगा। ये 70 वर्षों तक की अनाड़ियों के हाथ में तो नहीं गया, तिकड़मबाजों के हाथ में तो नहीं गया, बदमाशों के हाथ में तो नहीं गया, लेकिन आज इसके आकलन चर्चिल वाले वाक्य का होना चाहिए कि ये हमारे देश के बारे में बहुत पहले उसने क्या कहा है। हालांकि उसे को निगेट करके हमारे देश को जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से निर्माण किया, वो हम दुनिया के सामने। दूसरी बात यह है कि आज जो 3 देश जो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, तीनों जगह आपको सबसे ज्यादा दक्षिणपंथी लोग हैं। इनके पास से किसी तरह का विजन नहीं है कि दुनिया को बचाया जाए या किया, क्योंकि दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर युद्ध उसकी धरती पर हुआ नहीं और युद्ध से उसने बहुत ज्यादा। और आज भी नहीं आ रही है, आपका नेट नहीं काम कर रहा है। हम चलेंगे प्रोफेसर समीम साहब के पास। प्रोफेसर समीम जी सर, बोलूं? जी बताएं जी। पांडे जी बोल रहे हैं या मैं बोलूं? बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने चर्चिल की बात कही, वो बात आप लोगों ने सुनी जी। मैंने ये कहा कि जब देश को आजादी देने की बात पार्लियामेंट बहस हो रही थी, चर्चिल ने कहा था कि आजादी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये आजादी दी जाएगी तो इसको बदमाशों और अनाड़ियों के। आपकी आवाज पांडे जी गूंज रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम प्रोफेसर समीम साहब, आप अपनी बात रखिए। जी सर, देखिए, जब तक हम किसी से जुड़े हुए हैं और या हम दोनों तरफ की बात करेंगे,
तो हम सही बात बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो वो जो बात अभी मेरे साथी ने भी कही, एक साहब ने, मैंने भी कहा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट या नॉन अलाइंड कंट्रीज का जो ग्रुप है वो ये कर सकता है कि जो भी गलत है उसे गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत करे। जैसे इस वक्त जो है सबसे पावरफुल संगठन कौन सा है, वो है नाटो, यानी यूरोपियंस एंड अमेरिका। हम एक कभी उनकी तरफ देखते हैं कि इनसे ये फायदा है तो हम इन्हें कंडेम नहीं करना चाहते। साथ साथ कभी हम रशिया की तरफ देखते हैं, दुनिया के जो छोटे कंट्रीज हैं, कि भाई अगर हम उसे क्रिटिसाइज किया तो हमें नुकसान है। लेकिन अगर आप सचमुच में दुनिया में पीस चाहते हैं तो आपको गलत को गलत और सही को सही करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। वो हम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अभी कहा कि G20 इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो 80% प्रोडक्शन दुनिया का यहाँ होता है और 75% आपस में बिजनेस होता है, लेकिन क्या उसमें कोई बात हो पाई? आप ये देखिए, जो कंट्री वहां का मेंबर भी नहीं, यूक्रेन, उसका प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करता है। ये कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब तो सीधा हो गया ना, क्या किसी की हिम्मत ये नहीं हुई ये कहने की कि भाई ये तो मेंबर्स के लिए है, बाहर के मेंबर को आप कैसे बुलवा सकते हैं? और रशिया ने उन्हें चीजों को समझा कि व्हाट विल हैपन देयर, तो उन्होंने यही किया कि अपना एक फॉरेन मिनिस्टर भेज दिया और वो चुपचाप सुनता रहा, उसने ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते थे ना इसका कोई आउटपुट होना है, ना यहाँ कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा या सजेशन आएगा कि वार खत्म हो। और ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का ये इंटरेस्ट है कि वार चले। इनका ये ख्याल है कि जितनी लंबी चलेगी उतना ही रशिया वीक होगा। और अगर रशिया वीक होता है, देखिए हम रशिया को कोई अच्छा नहीं कह रहे, उसने भी गड़बड़ की है, लेकिन अगर फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है तो समझिए दुनिया की तबाही होनी है। आइदर यू हैव टू फॉल इन लाइन विद वेस्टर्न कंट्रीज और यू हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज व्हाट दे हैव डन एंड दे विल बी डूइंग। तो इसलिए जरूरत इस वक्त है सबसे बड़ी, वही G20 का प्रेसिडेंट इंडिया पे प्रेसिडेंटशिप आ जाए या किसी और पे आ जाए, कुछ इसका होने वाला नहीं है। जैसे अभी कहा गया कि मुल्क का नाम, लोग बहुत खुश हैं कि हमारे मुल्क को एक ये इज्जत मिली, लेकिन वो इज्जत तभी बाकी रहेगी जब हम डिलीवर कर सकेंगे। और डिलीवर करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा। जब हमने बाली में बैठ करके कुछ नहीं कर पाए तो क्या उम्मीद करते ये? सेकेंडली, इतना बड़ा पैसा खर्च करना, जहां गुर्बत हो, लोगों को खाने को न मिल रहा हो, वो कंट्री इतना पैसा इसके ऊपर खर्च करे, अपनी वाहवाह कराए, ये कोई बहुत ही इंसानियत की बात नहीं है। और इसमें ह्यूमन राइट की बात इसलिए नहीं कि जो गरीब सफर कर रहे हैं, बजाय इस पैसे को उनके ऊपर खर्च करें, हम ऐशो आराम के लिए, अपने ऊपर, अपने प्रोटेक्शन के लिए हम उस पर खर्च कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं जो हालात है प्रेजेंट मौजूदा हालात में कि यूक्रेन वार खत्म होगी। यूएस चाहता है और वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं कि चाहे 80% पॉपुलेशन मारी जाए यूक्रेन की, लेकिन ये वार चलती रहे, क्योंकि उनका एम यूक्रेन को जिताना नहीं, उनका एम है रशिया को हराना, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करना। उनकी नीयत साफ नहीं। और उसके बाद क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम डेवलप करेंगे यूक्रेन। जब वहां कोई बचेगा नहीं, कहे को यूक्रेन को आप डेवलप करेंगे, अपना वहां आदमी बैठा देंगे। तो ये कोई उसूल की नहीं है। और सच बोलने वाला इस वक्त वर्ल्ड में कोई नजर नहीं आ रहा है जो सही स्टैंड ले, सही बात कहे। ये नहीं होगा तू भी सही मैं भी सही, ऐसे थोड़ा ही चलेगा। एक ही चीज सही होती है, या ये या वो। और जो कहता है दोनों सही है, वो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो सही बात कर रहा है या उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। वी हैव टू कंडम और वी हैव टू फाइंड अ वे कि भाई इस पे सीज फायर हो, ऐसे ऐसे हो, स्टेटस को हो। अब वेस्टर्न कंट्रीज का दूसरा है कि जो उसने ऑक्युपाई किया था 5-7 साल पहले भी रशिया ने नो डाउट गलत किया, लेकिन वो उसका हिस्सा है। और ये तो अमेरिका ने भी किया। आपने इंडोनेशिया के 2 हिस्से करा दिए थे, आपने ऐसे ही अफ्रीका में जाने कितने मुल्कों में 2 हिस्से करा दिए, जहां देखा क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है उसे अलग करवा दिया आपने, इंडिपेंडेंट। तो अगर रशिया कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा? वो भी देख रहा है कि जहां रशियन स्पीकिंग लोग ज्यादा है, उनकी कल्चर ज्यादा है, हम अपने में मिलाएंगे। तो आप इतने दूर से धुले नहीं है जो दूसरों को आप सबक दें और दूसरा आपका सबक सीख लेंगे। और अगर जब नहीं सीखेंगे और हम जैसे लोग उसमें चुपचाप दोनों तरफ देखेंगे, तो देखिए ये तबाही उनकी तो होगी, उससे ज्यादा हमारी भी होगी। और ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारी में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, जो दहशत में रहते हैं,
वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लोग सफर करेंगे और उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देने वाला है। इस वक्त सर्दी आ गई है, अफगानिस्तान में भूखमरी है, आपका सीरिया में भूखमरी है, आपके इराक में भूखमरी है, जाने कितने कंट्रीज में। आपका ध्यान ही उधर नहीं, आप तो वहां बिजी करे हुए सारी अपनी जितने रिसोर्सेज है वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आपको परवाह नहीं है। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप अपनी कंडीशन थोपते हैं, या तो ये मानिए तो हम मदद करेंगे वरना हम आपको अपोज करेंगे। तो देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आए या किसी का है कि इसका सोल्यूशन हम इतने स्ट्रांग नहीं कि हम डिक्टेट कर सकें इन लोगों को, नहीं है बिल्कुल। हाँ, जो अभी हमारे दोस्तों ने कहा कि इसमें पार्टी का तो फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा, लेकिन मुल्क का फायदा होना या इंसानियत का फायदा होना या दुनिया का फायदा होना या कन्फ्लिक्ट पीस लाना और कन्फ्लिक्ट खत्म करना, वो आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। शुक्रिया बहुत। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और निश्चित रूप से G20 एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आर्थिक मुद्दों का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है, लेकिन उससे जिस तरीके की उम्मीदें की जाती थी वो उम्मीदें न होकर के, और भारत की जो भूमिका हो सकती है या भारत की जो भूमिका हो सकती थी वह भी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि वहां पर जितने माने घाघ देश हैं सब उसके साथ है। अमेरिका उसमें है, रूस उसमें है, ब्रिटेन उसमें है, जितने बड़े बड़े देश हैं, लेकिन उसमें किसी के मन में मानवीयता नहीं है, किसी के मन में विश्व शांति नहीं है, किसी के मन में विश्व की अर्थव्यवस्था को या विश्व की मानवता के लिए दर्द नहीं है। तो निश्चित रूप से यह देखिए पूरा का पूरा मंच एक व्यावसायिक मंच होकर के रह गया है, और आने वाले दिनों में भारत को भी जो 1 साल का इसको मौका मिला है, तो यह लोग भी उसका उपयोग विश्व शांति के लिए कर पाएंगे, विश्व के उद्धार के लिए, मानवता के उद्धार के लिए हो पाएगा, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अगर ऐसा हो तो बेहतर होगा, भारत के लिए बेहतर होगा, और भारत के प्रति जो दुनिया में ये एक आस्था आधार बना हुआ है उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा। अपना जबकि इस समय भारत का नेतृत्व जिसके हाथ में है वह तो उत्सव धर्मी है, वो तो इवेंट धर्मी है, अपने इवेंट का पालन करता है। तो भारत के जिम्मे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है पूरे 1 साल के लिए, और 1 साल में 200 मीटिंगें होनी है, तो निश्चित रूप से केवल ज्यादा से ज्यादा इवेंट यहाँ बनेगा, अजंता दिखाया जाएगा, एलोरा दिखाया जाएगा, अपना पूरी दुनिया को यहाँ जो पर्यटन किया जाएगा। लेकिन उस पर्यटन का एक व्यावसायिक हित भी ये होता है कि उस पर्यटन के माध्यम से हमारे यहाँ कितना निवेश होता है, हमारे विकास के लिए कौन से देश और इसका क्या उपयोग होता है। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। हम आप सारे साथियों का बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर समी मोहम्मद साहब जुड़े, प्रोफेसर विष्णु शुक्ला जी रहे, विश्व शांति संगठन का भारतीय चैप्टर एप्सो के अध्यक्ष पृष्ठ कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़े, अरुण त्रिपाठी जी रहे, विष्णु शुक्ला जी रहे, और डीके गिरी साहब। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग हमारे दर्शकों के लिए समय निकाल के आते हैं, और हम अपने सीमित प्रयास से हम एक शिक्षण प्रशिक्षण कहिए या जो जन जागरूकता के लिए हम काम करते हैं, और आप सब लोगों का इसमें आपका योगदान निश्चित रूप से हम सब आभारी है। हमारा बहुजन संवाद परिवार आभारी है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हमारा इसके बाद बहुजन संवाद समाचार के कार्यक्रम चलता रहेगा। कल फिर हम नए विषय के साथ और आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।